रात के 11:55 हो रहे थे। नेहा इस समय सुमित से कॉल पर बात कर रही थी। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। मेरे लिए सरप्राइज? कहाँ? तुम अभी के अभी अपना कबर्ड खोल कर देखो, उसके अंदर एक टेडी बेयर रखा है और तुम्हारा सरप्राइज उसी के अंदर छिपा है। ठीक है, देखती हूँ। नेहा ने कबर्ड खोला, लेकिन उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था। अरे, इसके अंदर तो एक बॉक्स है। तुम तो टेडी बेयर बता रहे थे। उसने बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक स्लिप रखी हुई मिली। अप्रैल फूल! कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई किल यू सुमित। अप्रैल फूल! तभी नेहा को कोई आहट सुनाई थी। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके कबर्ड में एक टेडी बेयर रखा हुआ था। ये टेडी बेयर अब यहाँ कैसे आया? उसने अपना फोन साइड में रखा और उस टेडी बेयर को गौर से देखने लगी। अचानक से उस टेडी बेयर की आंखें लाल लाल चमक उठी। नेहा चौंकते हुए उससे दूर हो गई। तभी उस टेडी का पेट अपने आप खुल गया। उसके अंदर से एक चाकू निकला। टेडी बेयर ने चाकू अपने हाथ में लिया। ये देखकर नेहा बुरी तरह से डर गई और चीखती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और कुछ ही दूरी पर उसे एक लड़की नजर आई, जिसकी गोद में वही टेडी बेयर था और दूसरे हाथ में चाकू। कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और टेडी बेयर बोला, अप्रैल फूल। बिजली की रफ्तार से उसने नेहा की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अप्रैल फूल। सुबह नेहा की लाश के पास उसके 3 दोस्त सुमित, अन्वेषा और राहुल खड़े थे। एक कांस्टेबल उसकी फोटो ले रहा था और इंस्पेक्टर करण सभी का स्टेटमेंट। उसकी लाश के पास ही वो टेडी बेयर पड़ा हुआ था, जिसकी पेट पर लिखा था अप्रैल फूल। सुमित, मरने से पहले नेहा का आखिरी कॉल आपको आया था। क्या आप बता सकते हैं कि आपके बीच क्या बात हो रही थी? हम लोग तो रोज की तरह ही नॉर्मल बात कर रहे थे। क्या कॉल के दौरान आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे कोई उसके पास हो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, आपकी जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। इंस्पेक्टर करण ने नेहा की लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने नेहा से अप्रैल फूल बनाते हुए कहा था कि उसके कबर्ड में एक टेडी बेयर रखा है, लेकिन पता नहीं कोई टेडी बेयर सच में उसके पास कैसे पहुंच गया। ये सुनकर वो सभी सोच में पड़ गए। इनका एक दोस्त विवेक इस समय दिल्ली में था। सुमित के पास उसका कॉल आया। मुझे माफ करना यार, मैं नेहा की डेथ पर आ नहीं सका। पता है भाई, तू बहुत बिजी है। मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाए, इसके बाद मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। उसी समय विवेक के फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मेघना का कॉल आया। अरे मेघना, तुम? हाँ, क्या मैं तुमको कॉल नहीं कर सकती? अभी पिछले हफ्ते ही हमारा ब्रेकअप हुआ है। अब तुम किस लिए कॉल कर रही हो? शट अप! तुम्हें कैसे लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? क्या सच में तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। बोलो, तुम कहाँ हो? मैं तो अभी बीच पर बैठा हूँ। मुझे पता था तुम यहीं पर होगे। असल में मैं भी वहीं पर हूँ। तुम यहाँ पर? कहाँ? वो देखो, सामने देखो, कोई पेड़ दिख रहा है? हाँ, एक पेड़ है तो सही। मैं उसी के पीछे हूँ। जल्दी से आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। विवेक फोन कान पर लगाए हुए ही उस पेड़ के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है। अप्रैल फूल! झूठी। मेघना ने कॉल कट कर दिया। विवेक इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। विवेक, इधर आओ। अरे, ये आवाज! विवेक ने इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा। विवेक, मैं असल में यही हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ओह अच्छा, तो ठीक है। बताओ तुम कहाँ हो? मैं यहाँ बीच के किनारे हूँ। विवेक ने देखा कि बीच के किनारे एक लड़की खड़ी थी, जिसकी पीठ पानी की तरफ थी। आज तो तुम्हारी खैर नहीं।
ये कहते हुए विवेक भागा और बीच के किनारे पर पहुंचा। उसने उस लड़की को पीछे से कसकर गले लगा लिया। इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी, हाँ? तभी विवेक का फोन बजा। अरे, मेघना का कॉल? तो फिर ये कौन है? तभी वो लड़की उसकी तरफ घूम गई। ये वही भयानक लड़की थी जिसके हाथ में एक चाकू था। अप्रैल फूल। ये कहते हुए उस लड़की ने विवेक को धक्का दिया, उसके सीने में चाकू घोंप दिया। सुबह के समय इंस्पेक्टर करण के पास दिल्ली से कॉल आया। जय हिंद सर, मैं दिल्ली से इंस्पेक्टर रंजीत बोल रहा हूं। हमारे यहां दिल्ली में भी ठीक उसी तरह का मर्डर हुआ है जैसा कल आपके शहर मेरठ में हुआ था। जैसा मर्डर मेरठ में हुआ था मतलब? अप्रैल फूल मर्डर। उसने तभी सुमित, अन्वेषा और राहुल को बुलाया। जिस तरह से कल आपकी दोस्त नेहा का खून हुआ था, उसी तरह से आपके दूसरे दोस्त विवेक का दिल्ली में मर्डर हुआ है। जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि वो जो कोई भी है हमारे कॉलेज के ग्रुप मेंबर्स को ही क्यों मार रहा है। अप्रैल फूल, आप जरा इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। वो जिसे भी मार रहा है उसके पास ये वर्ड क्यों छोड़ रहा है? क्या आपने अपने कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसा किया था क्या जिसकी मेमोरी अप्रैल फूल से जुड़ी हो? ये सुनते ही इन तीनों का गला सूख गया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें ऐसा कुछ भी याद नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा। वो तीनों अब ना जाने किस बात से डर रहे थे। अपने घर न जाकर वो तीनों एक बड़े से घर में पहुंचे जहां इनकी मुलाकात एक तांत्रिका से होती है। इस शब्द का तुम्हारे अतीत से क्या ताल्लुक है? ये हमारे कॉलेज के दिनों की बात है। रागिनी नाम की एक लड़की ने हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया था। ओह हेलो, कहाँ जा रही हो चश्मेश? जी सर, प्लीज मेरी रैगिंग मत करना। अरे ओ बहन जी, हम तेरे सीनियर्स हैं। हम तेरी रैगिंग नहीं करेंगे तो क्या प्रिंसिपल साहब करेंगे? अन्वेषा ने अपने बैग से एक ड्रेस निकाली और रागिनी की तरफ बढ़ा दी। तेरी ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। चल जल्दी से ये वाली ड्रेस पहन कर आ। रागिनी अपने रूम में गई और उस ड्रेस को पहन कर आई जो काफी शॉर्ट थी। ओह ये, अब लग रही हो तुम एकदम कयामत। देखिए, अब मुझे जाने दीजिए। मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने। वैसे पूछेगी नहीं कि ये ड्रेस किसकी है? किसकी है? ये दिशा की ड्रेस है जो पिछले महीने मर गई थी। अब दिशा की आत्मा तेरे पास जरूर आएगी। हे भगवान, नहीं। ये सुनकर रागिनी चीखती हुई अपने कमरे में भाग गई और जल्दी से ड्रेस चेंज कर लिया। वहीं ये पांचों उसका मजाक बनाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। रागिनी अपने कमरे में सो रही थी। उसने अपनी आंखें खोली तो एक बेहद भयानक चुड़ैल को अपने सामने पाया। तूने मेरे कपड़े पहने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसकी भयानक शक्ल देखकर रागिनी को उसी टाइम हार्ट अटैक आया। तभी कमरे में छिपे हुए बाकी 4 सामने निकल आए। अप्रैल फूल! तभी उस चुड़ैल ने अपना चेहरा साफ किया जो अन्वेषा ही थी। अरे यार, क्या हुआ इसको? ओ बहन जी! रागिनी उसी समय हार्ट अटैक से मर गई थी। हमने वार्डन से बात करके कुछ पैसे देकर सेटलमेंट कर लिया और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था, और फिर उसकी मौत का राज ही रह गया। अब वो वापस आई है तुम सबसे अपनी मौत का बदला लेने। वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। प्लीज हमें बचा लीजिए। अगर हम पुलिस में गए तो हमें वैसे भी जेल हो जाएगी। ठीक है, मैं तुमको सिद्ध की हुई अंगूठी और एक शीशी अभिमंत्रित जल दे रही हूँ। उसने तीनों को एक एक अंगूठी और एक एक पानी की शीशी दी। जब भी वो आत्मा तुम्हारे सामने आएगी तो इस अंगूठी की शक्ति से वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम उसी समय ये अभिमंत्रित जल उस पर फेंक देना। इसके प्रभाव से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
उस तांत्रिका से ये दोनों चीजें लेकर वो तीनों वहां से निकल गए। अभी ये तीनों कार के अंदर ही थे कि तभी इनकी गाड़ी के बोनट पर रागिनी की आत्मा आ बैठी। वो इन सभी को खून भरी निगाहों से देख रही थी। उसने विंड स्क्रीन तोड़ते हुए सुमित का गला पकड़ लिया। सुमित ने ब्रेक लगाया और जिस हाथ में अंगूठी पहनी थी उस हाथ के इस्तेमाल से अपना गला छुड़ाया। तभी ये तीनों कार से बाहर निकले और इन्होंने अपनी पॉकेट से शीशी निकालकर वो अभिमंत्रित जल रागिनी के ऊपर फेंका। वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ! लगता है इस पर अभिमंत्रित जल का असर हो रहा है। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे राख का ढेर बन गई। शुक्र है भगवान का कि ये मर गई। इन तीनों ने सुकून की सांस ली और वापस कार में बैठकर आगे बढ़ गए। एक चौराहे पर जाकर अचानक से इनकी कार रुक गई। अरे यार, अब इस कार को क्या हुआ? तभी इन्हें एक आवाज सुनाई थी। इन्होंने देखा तो रागिनी की आत्मा को वापस देखकर इनका दिल दहल उठा। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं तो खत्म हो गई थी, फिर वापस कैसे आई, है ना? वो तो मैंने तुम सबका अप्रैल फूल बनाया था। मैं तो जिंदा हूँ। अगली सुबह इन तीनों की लाशें बुरी हालत में सड़क पर पड़ी थीं। इंस्पेक्टर करण इनकी लाश के पास खड़ा हुआ इन सभी को देख रहा था। इन तीनों के माथे पर एक ही चीज लिखी हुई थी, अप्रैल फूल। राहुल, प्रिया और राजन कॉलेज में पक्के दोस्त थे। वो तीनों एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर बनना चाहते थे। रात के 10 बज रहे थे। वो तीनों इस वक्त शिमला में घूमने आए हुए थे और होटल के कमरे में इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। समझ में नहीं आता यार कि आखिर हम किस कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाएं। अरे यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें तो बस एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है और अपने काम को खत्म करना है। तुम दोनों पागल हो गए हो? हम किसी भी बेकार कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अपनी ये डॉक्यूमेंट्री मूवीज इंटरनेशनल प्रीमियर में दिखानी है। मुझे अपना मजाक बिल्कुल नहीं उड़वाना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमें किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवी बनानी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो, कोई रियल कॉन्सेप्ट। मेरे दिमाग में एक आइडिया है दोस्तों, पर पता नहीं वो आइडिया तुम लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अब ये तो सुनने के बाद ही पता लगेगा कि हमें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। क्यों ना हम लोग रियल घोस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएं। राहुल की बात सुनकर राजन और प्रिया कुछ देर तक बड़ी गंभीर मुद्रा में राहुल के चेहरे की ओर देखते रहे। अचानक वो दोनों राहुल का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तू पागल हो गया है क्या राहुल? घोस्ट, आत्मा, ये सब फिल्मों में अच्छी लगती हैं यार। तो मैं भी फिल्म बनाने की ही बात कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। हम सब जानते हैं कि फिल्मों में मेकअप करके घोस्ट बनाया जाता है और हमें डराया जाता है। और अब तो VFX का भी इस्तेमाल होने लगा है। ये टेक्निक जब से आई है तब से ये घोस्ट एकदम रियल लगते हैं। यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमारे कैमरे में कोई रियल घोस्ट रिकॉर्ड हो जाए तो हम दोनों की किस्मत रातों रात पलट सकती है। और यहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लावारिस लाशें ही दफनाई जाती हैं। उस कब्रिस्तान के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वहाँ एक डायन रहती है और कहते हैं कि जो भी उस डायन को अपनी आंखों से देख लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मेरा दिल कहता है कि वहां पर कुछ तो है। वो सब उस कब्रिस्तान पर जाने के लिए राजी हो गए। वो तीनों दोस्त होटल के रूम से बाहर निकल आए। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा थी। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी शीतलहर चल रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। वो तीनों एक कार के अंदर बैठ गए। राहुल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और उसने अपनी कार की दिशा उस कब्रिस्तान की ओर कर ली। कुछ ही देर में वो उस कब्रिस्तान में खड़े थे। पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान के भयावता भरे सन्नाटे को देखकर प्रिया के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे।
भयंकर सर्दी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी, मगर उसने इस डर को बड़ी सुंदरता से छिपा लिया। राहुल ने तुरंत वीडियो कैमरा निकाल लिया। राहुल अंधेरे में रिकॉर्डिंग करते ही कब्रिस्तान के गेट से होते हुए अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे राजन और प्रिया कब्रिस्तान के अंदर चले गए, जहां घना अंधेरा था। मगर तीनों ने उस कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा ही था कि तभी राहुल और राजन के कानों में प्रिया की दिल दहला देने वाली चीख टकराई। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? जल्दी से टॉर्च निकाल राजन। राजन ने तुरंत अपनी टॉर्च निकालकर जला दी, मगर उसने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी हुई उन दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी। तुम चीखी क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं चीखी, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे मेरी चीख क्यों नहीं सुनाई दी। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक तो हमें यहाँ पर खुद लेकर आया और ऊपर से अब बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तू सिर्फ रिकॉर्डिंग कर। अपने दोस्तों के कहने पर राहुल कब्रिस्तान के अंधेरे में शूट करने लगा। कुछ देर बाद राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब तो कंप्यूटर में देख कर ही पता चलेगा कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। तीनों अपनी कार में बैठ गए। राहुल के चेहरे पर थकान झलक रही थी। क्या हुआ राहुल, तेरे चेहरे पर थकान कैसी? पता नहीं क्यों यार, जब से कब्रिस्तान से बाहर निकला हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे भारी से हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा है यार, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तो मेरी बात का मजाक ना उड़ाए। प्रिया, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। राहुल ने तेजी से कार अपने होटल की ओर दौड़ा दी। होटल के रूम में पहुंचकर राहुल अपने लैपटॉप से अपने कैमरे पर की हुई रिकॉर्डिंग देखने लगा। अचानक राहुल के मुंह से दर्द की वजह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, बहुत सा बोझ महसूस हो रहा है, मानो किसी ने बहुत सारा वेट मेरे कंधों पर रख दिया है। अजीब बात है, कार के अंदर मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। टेंशन मत ले, मेरे पास पैरासिटामोल रखी हुई है, उसे खाकर सो जाना, तुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले रिकॉर्डिंग को देख लेना चाहिए। होटल रूम में आते ही प्रिया बाथरूम में चली गई। राहुल और राजन ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली। तभी उन दोनों को लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखा कि उन दोनों के गले से डर के कारण एक जोरदार चीख निकल गई। उनकी आंखें डर और दहशत से फटी फटी रह गई। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर हक्का बक्का होकर देखने लगे। दरअसल उन दोनों ने देखा कि जैसे ही वो कब्रिस्तान में एंटर हुए, एक बेहद भयानक दिखने वाली स्त्री प्रिया को अपने पंजों में उड़ाकर ले गई। उन दोनों ने लैपटॉप में देखा कि वो कब्रिस्तान में अकेले नहीं थे। उन तीनों के अलावा कब्रिस्तान बहुत से भयानक दिखने वाली आत्माओं से भरा हुआ था और वो भयानक चेहरे वाले राहुल और राजन की ओर घूर कर देख रहे थे। राजन ने तुरंत लैपटॉप को बंद कर दिया और चीखते हुए राहुल की ओर देखकर बोला, आखिर वो भयानक स्त्री कौन थी जो प्रिया को अपने पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गई? सवाल ये नहीं है कि वो प्रिया को उड़ा कर ले गई, सवाल ये है कि फिर हमारे साथ जो प्रिया आई है वो कौन है? तभी राजन शीशे की तरफ इशारा करते हुए बुरी तरह से चीखा। राहुल ने जैसे ही खुद को शीशे में देखा तो उसके भी गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तेरे दोनों कंधों पर कोई बैठा हुआ है राहुल। राहुल के दोनों कंधों पर भयानक दिखने वाली स्त्रियां बैठी हुई थी, जो सिर्फ शीशे में ही दिखाई दे रही थी। हमें यहाँ से भागना होगा मेरे दोस्त। तभी प्रिया बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई। अचानक राहुल के कंधे पर बोझ खत्म हो गया, मगर प्रिया का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी, लेकिन देखते ही देखते प्रिया एक भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। उस डायन का शरीर लचीला था। तभी वो डायन बहुत तेजी से राहुल के ऊपर झपटी और एक ही झटके में राहुल के गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पी गई। उस डायन ने राजन को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया और उसने राजन के साथ भी वही किया जो राहुल के साथ किया था। दरअसल प्रिया को तो कब्रिस्तान में डायन उसी वक्त उड़ाकर ले गई थी। प्रिया की लाश तो कब्रिस्तान में ही पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंड में वो डायन
हवा में गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को होटल में राहुल और राजन की लाश मिली। पुलिस इंस्पेक्टर करण अपने हवलदार से बोला, इन दोनों की लाशों की हालत देखकर लगता है जैसे कि इन दोनों को किसी जंगली जानवर ने मारा है, मगर इस 5 स्टार होटल में जंगली जानवर कैसे आ सकता है? इन्हें किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा साहब। ये जरूर उस कब्रिस्तान में वीडियो शूट करने के लिए गए होंगे। कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली है कि उस कब्रिस्तान में प्रिया नाम की लड़की की लाश पाई गई है। उसके शरीर को भी चीर फाड़ कर रख दिया है। वो इन दोनों के साथ शिमला आई थी। सारा शिमला जानता है साहब कि वहाँ एक डायन का राज है। तुम ये बात दावे से कैसे कह सकते हो? देख नहीं रहे साहब, सामने कैमरा रखा है, लैपटॉप बंद पड़ा है। जरूर ये दोनों कैमरे में उसी डायन को रिकॉर्ड करके ले आए होंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगा। ऐसी गलती मत करना साहब, नहीं तो आज की रात तुम्हारी भी आखिरी रात होगी, क्योंकि वहाँ कुछ तो है। हवलदार की बात सुनकर ना जाने क्यों इंस्पेक्टर करण के डर से रोंगटे खड़े हो गए। और फिर कुछ दिन बाद पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी।